हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? आज की इस क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ रहे थे फसल उत्पादन एवं प्रबंधन में फसल पत्तियां या कृषि पत्तियों के बारे में। तो हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा? बुआई के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो बुआई के बाद जब पौधा मतलब उगना, उसका जर्मिनेशन, अंकुरन होने लगेगा, तो उसके बाद जब पौधा तैयार होता है तो उसमें खाद देना, सिंचाई आवश्यक होता है। तो आज के टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से? खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक, जैसे जब कोई जमीन या कोई खेत में जब फसल होते रहता है, फसल हम लोग उगाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब उस जमीन या उस जगह को बराबर उसमें अगर फसल उगाते हैं तो उसमें पोषक तत्व, मिट्टी में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं, खनिज वगैरह जो रहता है, वो उसकी मात्रा कम हो जाती है। तो जब मात्रा कम हो जाएगा तो पौधा जब उगाएंगे, हम लोग फसल उगाएंगे, तो क्या होता है, उसमें पोषक तत्व की कमी होने के कारण पौधा और फसल कमजोर होता है, कमजोर सा हो जाता है। तो अच्छी फसल हमें नहीं मिल पाती है, अच्छी गुणवत्ता वाली फसल नहीं मिल पाती है। तो इसीलिए उस पोषक तत्व को बरकरार रखने के लिए हम लोग मिट्टी में क्या मिलाते हैं? खाद या उर्वरक देते हैं। खाद या उर्वरक देते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो खाद एवं उर्वरक वे पदार्थ जिसे मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए, ध्यान से समझेंगे इधर, खाद एवं उर्वरक, इसका अलग अलग परिभाषा भी मैं लिखवा दूंगा। तो पहले इसका कुछ जो पॉइंट है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। वे पदार्थ जिसे मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उसे खाद एवं उर्वरक कहते हैं। ध्यान देंगे इधर, वे पदार्थ जिसे मिट्टी में पोषक तत्व बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उसे खाद एवं उर्वरक कहते हैं। खाद एवं उर्वरक कहते हैं। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक तत्व पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो आवश्यक है, जब कमी हो जाएगी, जैसे मानव भी है तो दूध पीते हैं ना जी, आप लोग दूध पीते हैं कैल्शियम के लिए, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। तो ये सब क्या है कि पोषक तत्व है जो एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है। तो उसी प्रकार पौधे को क्या होता है कि हम लोग पोषक तत्व मिट्टी में पौधे के लिए बनाए रखने के लिए खाद एवं उर्वरक मिलाते हैं। तीसरा पॉइंट है, इसलिए अच्छी फसल के लिए पौधे को खाद एवं उर्वरक देना बहुत जरूरी है। अच्छी फसल, अच्छी उपजाऊ फसल के लिए क्या है कि पौधे को खाद देना बहुत जरूरी है, उर्वरक देना बहुत जरूरी है। चलिए इसे नोट कीजिए और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, खाद एवं उर्वरक के परिभाषा के बारे में और उसके अंतर के बारे में। उर्वरक किसे कहते हैं, खाद किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे खाद किसे कहते हैं और उर्वरक किसे कहते हैं, अलग अलग मैं परिभाषा आपको बता देता हूँ। खाद, खाद यानी कि आप लोग गांव घर में रहते होंगे या शहर में भी देखे होंगे, जो फूल पौधे सब्जियों वगैरह से जो अपशिष्ट मिलता है, जंतु से अपशिष्ट जो मिलता है, जैसे गाय का गोबर वगैरह, ये सब जो है उसे एक जगह पे रख देते हैं, एक जगह पे रखते हैं। तो वो क्या होता है कि अपघटन के फलस्वरूप खाद बनता है। जैसे गांव देहात में देखे होंगे, गनौरा बोलता है ना जी, हाँ, तो उसको खाद के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, खाद खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है। खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो कि पेड़ पौधे के जो फूल पत्तियां वगैरह जो होती है उससे या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होता है। ये अपघटन के फलस्वरूप बनता है, कुछ टाइम लगता है इसमें। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? खाद। ध्यान देंगे, खाद और उर्वरक दोनों अलग अलग है। ये नहीं कि जैसे बाजार में जाते हैं कि हमको खाद दे दीजिए, एक बोरा डीएपी दे दीजिए, यूरिया दे दीजिए, तो वो खाद नहीं, वो क्या है? उर्वरक है, उर्वरक। तो उर्वरक किसे कहते हैं? उर्वरक एक मानव निर्मित अकार्बनिक लवण है। उर्वरक एक मानव निर्मित अकार्बनिक लवण है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। जैसे उर्वरक जो है, कोई चीज जो है आपको फायदा और नुकसान दोनों पहुंचाता है, ठीक है। तो कोई चीज
फायदा और नुकसान दोनों पहुंचाता है। जैसे खाद जो है कार्बनिक यानी जैविक पदार्थ है जो जीव जंतुओं से, पेड़ पौधों से प्राप्त होता है उसके अपघटन के फलस्वरूप। लेकिन खाद जो है एक केमिकल रसायन है, यानी कि उर्वरक एक मानव निर्मित अकार्बनिक लवण है जो फैक्ट्रियों में प्राप्त होता है। तो इससे क्या होता है कि आपकी फसल तो उपजाऊ होगी, आपको फसल अच्छा मिलेगा, लेकिन इससे जो है कुछ नुकसान भी है। जैसे ज़्यादा खाद डालने से वगैरह यूज हम लोग करते हैं तो उससे स्वास्थ्य पे भी प्रभाव पड़ता है। तो उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक का उदाहरण देख लेंगे आप लोग, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटास इत्यादि नोट कर लेंगे। खाद एवं उर्वरक, खाद एवं उर्वरक। अब इसके आगे हम लोग इसमें अंतर स्पष्ट करते हैं कि खाद से क्या फायदा है, उर्वरक से क्या फायदा है, या खाद और उर्वरक में अंतर। ये परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि खाद और उर्वरक में अंतर स्पष्ट करें। चलिए उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो खाद एवं उर्वरक में अंतर जो है स्पष्ट करेंगे। खाद एवं उर्वरक में अंतर स्पष्ट करेंगे, खाद एवं उर्वरक में। तो चलिए देखते हैं। खाद, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट, मानव के द्वारा जो उपयोग में जो वस्तुएं आती हैं, जो पदार्थ हम लोग करते हैं उसका अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। पौधों के विघटन से प्राप्त होता है। मानव अपशिष्ट यानी कि तो हम लोग खाद एवं उर्वरक के बीच अंतर स्पष्ट करेंगे। ये परीक्षा में पूछ दिया जाता है, खाद एवं उर्वरक के बीच में अंतर स्पष्ट करें। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। यानी कि एक प्राकृतिक जो प्रक्रिया है उसके द्वारा हम लोग इसे प्राप्त करते हैं। किसे? खाद को। गांव देहात में गनौरा देखे हो ना? हाँ, तो उसी को मान सकते हो कि वो खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उर्वरक, उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, खाद खेतों में बनाई जा सकती है। खाद खेतों में बनाई जा सकती है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। उर्वरक का उत्पादन कहाँ होता है? फैक्ट्रियों में। तीसरा है, खाद में यानी खाद से ह्यूमस जो होता है, मिट्टी को जो प्राप्त होता है, वो प्रचुर मात्रा में नहीं हो पाता है। प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। किससे? खाद से। खाद से जो है ह्यूमस जो है मिट्टी में, वो प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है, और उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं हो पाता है। तीसरा पॉइंट देखेंगे, देख लिए। चौथा पॉइंट देखेंगे, खाद में पादप पोषक तत्व। खाद में पादप पोषक तत्व तुलनात्मक उर्वरक से कम होता है। क्या? यानी कि तुलनात्मक कम होता है। उर्वरक में पादप पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं, यानी कि प्रचुर मात्रा में होते हैं। ठीक है, तो अब से आप लोग जब दुकान से अंतर समझ गए, तो दुकान से जब खाद खरीदने जाएंगे तो वहां पे उर्वरक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? खाद नहीं, उर्वरक। एक बोला डीएपी, यूरिया, उर्वरक हमें दीजिए। तो उर्वरक और खाद में अंतर स्पष्ट कर लिया आप लोग, समझ गए? तो नोट करेंगे इसको। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं, सिंचाई। नेक्स्ट पॉइंट जो है सिंचाई। तो कृषि पत्तियां का जो टॉपिक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे सिंचाई के बारे में। सिंचाई के बारे में, सिंचाई कहते किसे हैं, इसका स्रोत क्या है। तो आम भाषा में हम लोग समझेंगे कि फसल को पानी देना, फसल को जल देना, पौधे को जल देना, फसल को जल देना एक समय यानी कि एक अंतराल पे। एक अंतराल पे, ये नहीं कि आज हम पौधे को पानी दिए, कल फिर दे दिए, परसों फिर दे दिए, डेली देते रहे। नहीं, एक टाइम होता है, उसका एक समय होता है। उसी अंतराल पे जब हम लोग पौधे को, फसल को पानी देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जल देते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। गांव देहात में, गांव में हम लोग देखेंगे कि सिंचाई को पटवन कहते हैं, कि चलो खेत पटाना है, यानी कि पटवन करना है, पानी देना है, तो उसे हम लोग क्या बोलते थे? पटवन। आप लोग भी बोलते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग सिंचाई। उचित समय एवं अंतराल पर फसल को पानी या जल या पानी देना ही सिंचाई
कहलाता है। एकदम आसान, कोई भूलने और कोई रटने वाला बीमारी नहीं, एकदम आसान भाषा में समझेंगे। उचित समय, जब उसका समय हम लोग देखेंगे कि अब इसे पानी की जरूरत है, इसे जल की आवश्यकता है, इसे सिंचाई की आवश्यकता है, एवं अंतराल, आज किए, जब कुछ दिन के बाद देखेंगे तो फिर करेंगे सिंचाई। यानी कि उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल या पानी देना सिंचाई कहलाता है। यानी कुछ फसल हम लोग देखेंगे ज्यादा पानी लेती है, कुछ फसल कम पानी लेती है। जैसे धान की फसल को है कि ज्यादा पानी की जरूरत है, गेहूं के फसल के तुलना में धान के फसल को ज्यादा पानी की जरूरत है। ठीक है। अब पानी के स्रोत, अब पानी तो देंगे, पानी मिलेगा कहाँ से? कहीं कहीं आप लोग ये भी पढ़ेंगे कि कृत्रिम तरीके से जो पौधे को फसल देना सिंचाई कहलाता है। तो अब पानी का स्रोत क्या होना चाहिए? सिंचाई के लिए पानी के विभिन्न स्रोत हैं, जैसे कुआं या कुएं, तालाब, झीलें, नहरें, नलकूप और बांध। यहाँ से पानी हम लोग लेते हैं और सिंचाई करते हैं। तो सिंचाई का जो तरीका है कुछ पुरानी, यानी कि परंपरागत तरीके से हम लोग सिंचाई करते थे, जो पीछे तरीके से जो चलते आ रहा था, जैसे कुआं से, तालाब से। तो कुआं से जब सिंचाई करते हैं वो लोग आप लोग देखे हैं कुआं से सिंचाई करते हुए। उसमें बैल बांध दिया जाता था और एक घिरनी के माध्यम से जो उसमें बॉक्स लगा रहता था उससे पानी ऊपर आता था। फिर एक था कि रस्सी खींचने वाला भी था, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम और श्रम, यानी कि समय और मेहनत ज्यादा लगता था। ठीक है। तो सिंचाई का क्या महत्व है, सिंचाई का महत्व क्या है, तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सिंचाई फसलों के उत्पादन को, जैसे हम फसल को सिंचाई देंगे, पटाएंगे, जल देंगे, तो फसल उत्पादन में बढ़ावा यानी कि बढ़ाने में मदद करता है और सूखे से बचाता है, सूखे से बचाता है। तो ये महत्वपूर्ण भूमिका है फसल उत्पादन में सिंचाई। जितने भी चरण पढ़ रहे हैं, एक स्टेप बाय स्टेप सबकी अपनी अपनी भूमिका है, अपने अपने जो महत्व है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सिंचाई के महत्व, पानी के स्रोत पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं सिंचाई के तरीके। सिंचाई के तरीके कौन कौन से हैं, परंपरागत तरीका क्या है, पुराना तरीका क्या है, आधुनिक तरीका क्या है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं सिंचाई के तरीके। तो सिंचाई के भी लगभग बहुत सारे तरीके हैं, तो उसका जो मेन है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आप लोग पढ़ेंगे ताकि आपके माइंड में माइंड सेट हो जाए, यानी कि आपको याद रहे। तो फ्लो चार्ट के माध्यम से पढ़ना बहुत आसान है। तो सिंचाई के तरीके, एक क्या है पुराना तरीका यानी कि परंपरागत तरीके जिसे बोलते हैं, एक आधुनिक तरीके। आधुनिक तरीके में दो तरीके को हम लोग अभी अपनाते हैं। तो एक है छिड़काव तंत्र यानी कि स्प्रिंकल इरिगेशन, और दूसरा है कि ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम यानी कि बूंद बांध सिस्टम जिसे हम लोग बोलते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, पुराने तरीके और छिड़काव तंत्र यानी आधुनिक तरीके में क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो पुराने तरीके में आप लोग देखे होंगे और नहीं भी देखे होंगे शायद कुछ लोग भी, कि कुएं से एक लाठा कुड़ी गांव में चलता था, जिसमें एक आगे बाल्टी रहता था लगा हुआ, या कुड़ी जिसको बोलते थे, एक बॉक्स टाइप का, बाल्टी टाइप का लोहे का, और पीछे में उस पर लोड दिया जाता था। फिर उसको एक हाथ से जैसे नीचे दबाते थे, लोड ऊपर उठता था, पानी जब ऊपर आता था तो लोड नीचे आता था, और इस तरीके से बार बार हम लोग पानी निकालते थे और खेतों में पहुंचाते थे। खेतों में एक रास्ता बना दिया जाता था, उससे हम लोग खेतों की सिंचाई करते थे। तो पुराने तरीके यूज करते हैं। उसमें क्या होता था कि श्रम यानी कि मेहनत ज्यादा, समय ज्यादा लगता था। फिर कुएं में घिरनी बांध के बैलों के माध्यम से उसे घुमाते थे। फिर उसमें जो चरखे टाइप का लगता था, उसमें बॉक्स लगा रहता था, उसमें बाल्टी लगा हुआ रहता था, उससे जब पानी निकलता था तो वो खेतों में पहुंचाया जाता था। उससे भी समय ज्यादा लग रहा था और जल की खपत ज्यादा होती थी, यानी कि जहाँ पे जल लगना चाहिए कम, जिस फसल के लिए, तो जल ज्यादा लग रहा था, पानी ज्यादा लग रहा था, समय ज्यादा लग रहा था। तो कुछ आधुनिक तरीके खोजा गया, कुछ आधुनिक तरीके खोजे गए। तो जिसमें क्या था कि एक है छिड़काव तंत्र और एक ड्रिप सिंचाई। छिड़काव तंत्र और एक ड्रिप सिंचाई, चलिए उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो पुराना तरीका समझ में आ गया होगा, हाँ, चलिए तो ठीक है। दूसरा आधुनिक तरीके के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो अब पढ़ेंगे हम लोग सिंचाई के आधुनिक तरीके के बारे में। सिंचाई के आधुनिक तरीके के बारे में, तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं। पहला है छिड़काव तंत्र। ये छिड़काव तंत्र, इस विधि में क्या होता है, छिड़काव तंत्र में क्या होता है कि मोटर जो जहाँ पे नलकूप है, यानी कि जहाँ से मोटर पानी दिया देंगे हम लोग, तो वहाँ पे एक क्या होता था कि वहाँ से खेतों तक एक सुयोजित पाइपलाइन लगी होती थी। पाइपलाइन में एक लंबवत पाइप रहता था, और उसमें क्या होता है कि जहाँ जहाँ पे हमें पानी देना है,
यानी कि एक एरिया टाइप जैसे पाइप बिछ गया है और उसमें लंबवत पूरे खेत में 10 नोजल के माध्यम से पाइप एक लगा होता था। क्या पाइप लगा होता था लंबवत, उसमें ऊपर में नोजल लगा रहता है, देखेंगे आप लोग ध्यान से। और उसमें जैसे ही पानी हम लोग देते हैं तो नोजल के माध्यम से छिड़काव होने लगता है, यानी कि चारों तरफ जैसे वर्षा हो रही है, एक कृत्रिम वर्षा के रूप में हम लोग उसे देखते हैं। तो छिड़काव तंत्र यानी कि छींटना, छिड़काव मतलब सभी पौधे को पानी देना। तो छिड़काव तंत्र में क्या होता है कि इस विधि में एक सुयोजित पाइपलाइन होती है जो पूरे खेत में फैली होती है और फिर पानी को नोजल के माध्यम से छिड़काव किया जाता है, यानी फसलों के ऊपर नोजल के माध्यम से, जो मैंने आपको बताया, उससे पानी दिया जाता है या छिड़काव किया जाता है। दूसरा है ड्रिप सिंचाई। ड्रिप ड्रिप के सबसे ही आप लोग ड्रिप ड्रॉप समझ रहे होंगे, ड्रॉप यानी कि बूंद बूंद करके देना, बूंद बूंद करके देना। ड्रिप सिंचाई में पाइपलाइन जैसे मोटर से जो पानी पहुंचा, बोरिंग जिसे हम लोग बोलते हैं, उससे जब पानी पहुंचता है पाइपलाइन की मदद से सीधे खेतों में जड़ों तक, जो है जड़ों तक छोटे छोटे छिद्रों से पानी पहुंचाया जाता है। यानी कि जहाँ पे मिट्टी से पोषक तत्व लेगा, यानी कि सिंचाई लेगा, यानी कि पानी लेगा, जो भी है, तो पौधे की जड़ों से ही प्राप्त होता है पौधे को, जानते होंगे आप लोग। तो सिंचाई कहाँ पे जाना चाहिए, पानी कहाँ पे जाना चाहिए, यानी जड़ में। तो ये पानी को बचाने के लिए, पानी को जहाँ कमी वाले क्षेत्र है, पानी की कमी रहती है, तो वहाँ पे इस तंत्र को, यानी कि बूंद बांध जिसे बोलते हैं, छिड़काव सॉरी ड्रिप सिंचाई, उसे वहाँ के लिए वरदान साबित है। क्यों? पानी कमी है, अब सिर्फ हमें पौधे को ही पानी देना है, यानी कि जड़ के आसपास इलाके में उसका जो क्षेत्र है जड़ के आसपास, उसे हम पानी दे दिए, फसल अच्छा उत्पादन होता है। तो ड्रिप सिंचाई से पाइपलाइन की मदद से सीधे पौधे की जड़ों तक पानी पहुंचाया जाता है। ये क्या है? ड्रिप सिंचाई वर्षा की कमी यानी कि पानी यानी कि जल की कमी वाले क्षेत्र के लिए वरदान साबित है। नोट कर लेंगे आप लोग, छिड़काव तंत्र और ड्रिप सिंचाई। आजकल खेती वो जो भी है वो आधुनिक हो गया है। अब तो पॉली हाउस में भी खेती किया जाता है, बेमौसम सब्जियां उगाई जाती है, फसल उगाया जाता है। पॉली हाउस देखें आप लोग, तो चलिए इसे नोट कर लेंगे आप लोग जल्दी से। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, जैसे पौधा को सिंचाई दे दिए, तैयार हो गया, तो उसमें अब कुछ अवांछनीय पौधे के साथ साथ में कुछ और पौधे, जो एक्स्ट्रा पौधे उग जाते हैं, उसे हम लोग उखाड़ देते हैं। जो कृषि यंत्र होता है उससे, कृषि औजार होता है, तो उससे हम लोग निकौनी या निराई कहते हैं। तो चलिए उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है निकौनी निराई। इसे गांव में या आम बोलचाल की भाषा में इसे हम लोग क्या कहते हैं? सोहनी भी बोलते हैं। सोहनी गांव देहात में सुने हैं नाम? हाँ, तो सोहनी भी बोलते हैं इसे, निकौनी निराई या सोहनी भी बोलते हैं इसे गांव देहात की भाषा में या आम बोलचाल की भाषा में। तो यह एक कृषि क्रिया है जो फसल की गुणवत्ता और पैदावार को बेहतर बनाने में मदद करता है। तो कैसे कैसे बेहतर बनाने में मदद करता है? जैसे हम लोग पौधा बो दिए, फसल बो दिए, तो फसल जब वो उगता है तो उसके साथ साथ में क्या होता है कि कुछ घास या अवांछनीय पौधे, खरपतवार साथ साथ में उग जाते हैं। तो साथ साथ में उगेगा तो उससे हम लोग खाद देंगे, उर्वरक देंगे, तो क्या आता है कि वो भी जो साथ साथ में अवांछनीय पौधे जो उगे हैं वो भी उसको ग्रहण करेगा, पोषक तत्व को वो भी तो ग्रहण करेगा। तो क्या होता है कि इसमें जो फसले के पौधे जो होते हैं फसल जो होता है सॉरी फसल जो होता है वो क्या है कि अवांछनीय पौधे फसल के साथ साथ में बढ़ने लगते हैं। उससे क्या होता है कि फसल को जो चीज मिलना चाहिए, जो पोषक तत्व मिलना चाहिए, वो बढ़ सा जाता है। यानी कुछ अवांछनीय पौधे ले ले रहा है तो उसकी वृद्धि सही से नहीं पाएगी, किसकी? फसल की। पैदावार अच्छा नहीं हो पाएगा, गुणवत्ता अच्छा नहीं हो पाएगा। इसलिए ये क्रिया बहुत जरूरी है। तो यह एक कृषि क्रिया है जो फसल की गुणवत्ता और पैदावार को बेहतर बनाने में मदद करती है। कोई पूछ दिया कि हाँ निकौनी या निराई किसे कहते हैं, तो उसका ही परिभाषा मैंने लिखवा दिया है, इसे देखेंगे। फसल के पौधों के बीच अवांछनीय पौधे ध्यान देंगे, या खरपतवार को निकालने की क्रिया, खरपतवार को निकालने की प्रक्रिया या क्रिया को निकौनी, निराई या सोहनी कहते हैं। जैसे धान का फसल लगा देते हैं तो गांव देहात में धान का फसल लगाने के बाद सोहनी भी होता है, उसमें होता है ना। हाँ, तो यानी कि कुछ अवांछनीय पौधा उग गया, खाद देंगे धान के पौधे को तो अवांछनीय पौधा भी ले लेगा।
लेगा कि नहीं लेगा। तो इसमें क्या होता है कि पोषक तत्व की जहाँ मिलना चाहिए ज़्यादा वहाँ पे मिल ही नहीं पाता है। पौधे को, फसल के पौधे को मिल नहीं पाता है तो उसकी वृद्धि रुक जाती है। वो क्या होता है कि ठीक से वृद्धि नहीं कर पाता है तो उपजाऊ यानी कि उसके पैदावार में कमी हो जाती है। सॉरी। तो पैदावार को बेहतर बनाने में मदद करती है कौन? निकौनी या निराई। ये किसे कहते हैं वो मैंने बता दिया। अब निकौनी या निराई के महत्व क्या है तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, या इससे लाभ क्या है। तो निकौनी से फसलें स्वस्थ मजबूत होती है जिससे बेहतर उपज मिलती है, जिससे बेहतर उपज मिलती है। यानी कि अवांछनीय पौधा रहेगा नहीं तो जितना पोषक तत्व, जितना जल, जितना सिंचाई वगैरह जो भी करेंगे, खनिज वगैरह जो देंगे हम, किसे पोषक तत्व देंगे फसल को, वो डायरेक्ट फसल को ही मिलेगा जब निकौनी कर देंगे, तो इससे बेहतर उपज मिलेगी। खरपतवार दूसरा पॉइंट है। खरपतवार से फसल को प्रकाश, अब फसल का पौधा उससे ज्यादा बड़ा हो गया कौन? अवांछनीय पौधा। अब बड़ा भी नहीं होगा तो अगर छोटा छोटा ही है तो प्रकाश भी बढ़ जाता है उसमें। प्रकाश, पानी और पोषक तत्वों की कमी हो जाती है जिससे फसल की वृद्धि रुक जाती है। अब आपका एक पॉइंट है कि खरपतवार किसे कहते हैं, ये भी तो नोट डाउन करने वाली बात है। कोई पूछ दिया खरपतवार किसे कहते हैं, तो खरपतवार वे अवांछनीय पौधे जो फसल के पौधों के साथ में उगते हैं। वे अवांछित या पौधे जो फसल के पौधों के साथ बढ़ते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो नोट डाउन करेंगे जल्दी से आप लोग। अब फसल तैयार हो गया है, निकौनी निराई हो गया है, तो अब फसल जब पक जाता है, तैयार हो जाता है, अलग अलग जो रबी फसल है, जायद फसल है, खरीफ फसल है, तो उसकी कटाई जरूरी है। तो इसका अगला टॉपिक है कटाई। चलिए उसके बारे में हम लोग देखते हैं और पढ़ते हैं। कृषि पत्ती का नेक्स्ट टॉपिक कटाई। फसल तैयार हो गया तो उसे काटेंगे ना। हाँ, तो कटाई के बारे में चलिए पढ़ते हैं। तो ये क्या है? ये कृषि क्रिया है, महत्वपूर्ण कृषि क्रिया है जिसमें तैयार फसलों को खेतों से काटा और इकट्ठा किया जाता है। तैयार फसल हो गया तो उसे हम लोग क्या करेंगे? काटेंगे या इकट्ठा करेंगे। फसल कटाई के दौरान या तो पौधे को खींचकर उखाड़ लिया जाता है, जैसे चना, मसूर, मूंग वगैरह जो फसलें हैं उसे हम लोग क्या उखाड़ लेते हैं, डायरेक्ट क्या है खेतों से उखाड़ लेते हैं, जड़ से उखाड़ लेते हैं, या धरातल के पास से काट लिया जाता है। धरातल यानी जमीन से सटके पास से काट लिया जाता है। धरातल के पास से काट लिया जाता है। कौन कौन से पौधे या फसलों को धरातल के पास से काट लिया जाता है, कोई बताएंगे? धान की, गेहूं, मक्का। चलिए ठीक है। जैसे धान का फसल गांव में आप लोग देखे होंगे, या फसल जहाँ पे धान वगैरह का आप लोग देखे होंगे, तो उसमें क्या होता है कि जमीन के पास से ही, धरातल के पास से हम लोग काट लेते हैं धान, गेहूं, मक्का इत्यादि जो फसलें हैं। तो फसल कटाई के दौरान या तो पौधे को खींचकर उखाड़ लिया जाता है या धरातल के पास से काट लिया जाता है। फसल कटाई के लिए क्या क्या उपयोग करते हैं कृषि यंत्र या कृषि औजार? तो फसल कटाई के लिए विभिन्न उपकरण जैसे दरांती, हंसिया जिसे गांव में हंसुआ भी बोलते हैं, हार्वेस्टर, समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है, हार्वेस्टर। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट समझते चलेंगे, आसान भाषा में समझेंगे, कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। समझे कि नहीं समझे? आया समझ में? ठीक है। समय से अगर फसल की कटाई ना हो तो भी दिक्कत है, समय से फसल की कटाई ना हो तो वो भी दिक्कत है। अगर समय बीत गया, फसल काटे ही नहीं आप लोग, तो अगले फसल में देरी हो सकता है ना। अब रबी फसल है, उसको काटने का टाइम आ गया तो जायद फसल उत्पादन होगा। आप जायद फसल नहीं बो पाएंगे अगर लेट से इसकी कटाई करते हैं, फसल को नुकसान भी पहुंच सकता है। फसल वो कमजोर होके गिर सकता है सूख जाने के बाद, तो यानी कि नुकसान भी हो सकता है। तो ये आप लोग नोट करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट, लाइन बाय लाइन, और इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। कटाई के बाद फसल कट लिया गया, अब उसे क्या होगा कि गहाई करेंगे, सफाई करेंगे, उसाई करेंगे, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग गहाई के बारे में। गहाई कहते किसे हैं और क्यों जरूरी है? तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कटाई, अब गहाई के बारे में। फसलों से अनाज, इसकी परिभाषा है गहाई की, फसलों से अनाज या
दाने को, फसल का जो दाना रहता है उसको अलग करने की प्रक्रिया को गहाई कहते हैं। एकदम आसान भाषा में समझेंगे, फसलों से अनाज या दाने को अलग करने की प्रक्रिया को गहाई कहते हैं। गहाई के लिए विभिन्न तरीके और उपकरण उपयोग में लाए जाते हैं। जब गहाई होगा तो उससे हम लोग विभिन्न उपकरण और तरीके उपयोग में लाते हैं, जैसे थ्रेसर, कंबाइन हार्वेस्टर, देखें आप लोग, कंबाइन हार्वेस्टर, और अन्य पारंपरिक तरीके यानी पुराने तरीके जो हम लोग पहले से करते आए हैं। जैसे धान का फसल होता है, जब गहाई उसकी करनी होती है तो एक पत्थर का स्लेब यानी कि पत्थर पे हम लोग क्या करते हैं, या कुछ और ऐसा चीज उस पे हम लोग उसको पटकते हैं या झाड़ते हैं, जिससे धान की जो अनाज है वो दाना है जो अलग होता है। देखे हैं कि नहीं देखे हैं धान का? हाँ, तो पारंपरिक तरीके हैं। अब ओसाई किसे कहते हैं? अब जैसे गहाई हो गया तो फसल के दाने के साथ साथ में जो फसल से जो भूसा जो निकलता है, यानी कुछ और उसका जो चूर्ण निकलता है पौधे का, तो उसको अलग करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ओसाई या ओसाना कहते हैं। जल्दी जल्दी देखेंगे, भूसे से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया को ओसाई या ओसाना कहते हैं। भूसे से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया को ओसाई या ओसाना कहते हैं। ठीक है, चलिए नोट करेंगे। और लास्ट पॉइंट है, अब जब सब कुछ हो गया, फसल गहाई हो गया, उसकी सफाई हो गई, ओसाई हो गई, इकट्ठा कर लिया, तो उसे अब भंडारण की जरूरत है। एक जगह पे, सुरक्षित जगह पे रखने की जरूरत है, ताकि उसे हम लोग आगे उपयोग में ला सके, उसके बीज को उपयोग में ला सके पुनः। तो अब भंडारण के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। किसी पद्धति का लास्ट टॉपिक जो है, लास्ट पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट, वो है भंडारण। लास्ट क्या है? भंडारण। लास्ट पॉइंट फसल पद्धति या कृषि पद्धति का क्या है? भंडारण। फसल तैयार हो गया, कटाई हो गई, गहाई हो गई, सफाई हो गई, उसाई हो गई, तो अब क्या करेंगे? उसे एक सुरक्षित जगह पे रखेंगे या सुरक्षित पात्र में रखेंगे, सुरक्षित स्थान पे रखेंगे, ताकि उसे हम बाद में उपयोग में ला सकें। तो चलिए पढ़ते हैं भंडारण के बारे में। फसल के दानों को, भंडारण किसे कहते हैं? फसल के दानों को अधिक समय तक सुरक्षित रखने तथा उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को भंडारण कहते हैं। क्या कहते हैं? भंडारण कहते हैं। तो अब भंडारण से पहले क्या क्या करना चाहिए, बाद में क्या करना चाहिए, चलिए वो देखते हैं। भंडारण से पहले दानों, फसल का जो बीज है, दाना है, धूप में अच्छी तरीके से सुखाना चाहिए। इससे क्या होता है कि नमी नहीं लगती है फसल में, बीजों को कीट पीड़कों, जीवाणु एवं कवकों से सुरक्षा हो जाती है। यानी कि अगर नमी रहेगा फसल के दानों में, जैसे हम लोग जब अलग कर लिए तो नमी रहेगा, तो देखा होगा कि सफेद सफेद सा परत हो जाता है। गांव में बोले भूआ आ गया, चावल में भूआ आ गया, गेहूं में भूआ आ गया, होता है ना? तो वही होता है, नमी सुखा देते हैं उसे, किसी भी फसल को, दाने को जब हम लोग रखते हैं, भंडारण के लिए रखते हैं, तो उसे पहले क्या करते हैं कि उसे अच्छी तरीके से सुखा देते हैं। फिर उसे जब कंटेनर या बड़े पात्र में रखा जाता है तो उसमें कीटनाशक दवाई, नहीं तो नीम के पत्ते, नीम की पत्तियां जो होती है उसका भी इस्तेमाल करते हैं, ताकि कीट जो होता है वो नहीं लग सके दानों में। तो बीजों को बड़े पैमाने पर जब भंडारण करना होता है तो साइलों का इस्तेमाल करते हैं। भंडारण साइलों और भंडार गृहों में किया जाता है। एक बड़ा सा गोदान टाइप का होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? भंडार गृह। साइलों में क्या होता है कि बड़े बड़े धातु के पात्र होते हैं, उसमें रखा जाता है सुरक्षित किसे? अनाज को या फसल के दानों को। ठीक है, भंडार गृह एक गोदाम टाइप का होता है, उसमें हम लोग क्या रखते हैं? फसल के दानों को बड़े पैमाने पर। फसल भंडारण के लिए किसान क्या है? जूट के बोरे, धातु के पात्र का उपयोग करते हैं। घर में उपयोग करते हैं, बड़ा बड़ा ड्राम वगैरह देखे हैं ना, उसमें हम लोग रखते हैं फसल को। फसल भंडारण इसलिए करते हैं, क्यों करते हैं? अब ये पॉइंट है कि फसल भंडारण क्यों करते हैं।
चलिए जितना हुआ जैसे पाए वैसे रख दिए, नहीं। तो फसल भंडारण इसलिए करते हैं ताकि उन्हें बाद में उपयोग, बिक्री या वितरण के लिए संरक्षित या सुरक्षित रखा जा सके। तो धीरे धीरे करके हम लोगों ने सारा टॉपिक पढ़ लिया फसल पद्धति का, तो उसे आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। आसान भाषा में मैंने समझाया है, तो कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। चलिए इसे नोट डाउन करेंगे, भंडारण किसे कहते हैं। अब पढ़ लेते हैं कुछ कृषि औजार के बारे में, ठीक है। तो चलिए इसे आप नोट करें जल्दी से। तो चलिए हम लोग कुछ कृषि औजार के बारे में पढ़ते हैं जो कृषि यानी कि खेती करने में हमारा मदद करता है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो कृषि औजार, हल, पहला हल के बारे में पढ़ेंगे। पुराने समय से ही हल का उपयोग जुताई, खाद उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरसने के लिए किया जाता है। हल किसे कहते हैं, ये कैसा बनावट होता है। तो हल पुराने समय से ही हल का उपयोग जुताई, खाद उर्वरक मिलाने, मिट्टी खुरसने में किया जाता है। दूसरा कुदाल, देखे है ना आप लोग, देखे कि नहीं देखे, हल कुदाल देखे हैं। यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने, मिट्टी को पोला बनाने के लिए किया जाता है। फिर है कल्टीवेटर। आजकल जुताई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर का उपयोग करते हैं, जिससे क्या होता है, श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। समय और श्रम दोनों की बचत होती है कल्टीवेटर से। कुछ और औजार है जैसे खुरपी है और वगैरह छोटे मोटे औजार है, उसका उपयोग हम लोग कृषि औजार के रूप में करते हैं। तो चलिए नोट डाउन करेंगे जल्दी से, ठीक है। और अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इससे अगला अध्याय। तो तब तक के लिए आप लोग इसे नोट करेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे, निरंतरता बनाए रखेंगे और अपना ध्यान रखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।